नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 2024 खत्म होने में चंद घंटे बचे हैं, लेकिन नए साल के आगाज से पहले ही दो फ्रंट्स पर भारी बारूदी प्रहार हो रहे हैं। एक है यूक्रेन, जहां चारों तरफ जमीन पर बर्फ ही बर्फ है और आसमान से लगातार बारूदी वर्षा हो रही है। जंग में रूस को बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ डूरन लाइन पर जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। दूसरे फ्रंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कई टुकड़े होने के आसार हैं। पाकिस्तान के खंड खंड होने की आशंका बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ दो फ्रंट खुल गए हैं। जिस वक्त तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुनीर की सेना के पोस्ट पर धावा बोल रहा है, उसी वक्त बलूचिस्तान के क्रांतिकारियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन पहले खबर यूक्रेन फ्रंट से जुड़ी आपके सामने रखने जा रहे हैं। जंग में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। रूस की 810वीं समुद्री ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई सैनिक मारे गए। 155वीं ब्रिगेड को कुर्स्क में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। यूक्रेन से ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी संख्या में लोग इसके बाद बंकर में छिप गए हैं। यूक्रेन का भीषण हमला कुर्स्क के इलाके में। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बड़े हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बंकर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। Ничего не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята. और वहीं रूस के ग्रोजनी में भीषण विस्फोट की खबर है। गैस स्टेशन में यहां विस्फोट हो गया है। विस्फोट के बाद इस पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपके सामने रूस के ग्रोजनी से। और अब रूस के ग्रोजनी में ही विस्फोट की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गैस स्टेशन से उठी आग की जोरदार लपटें, ये देखिए। आसपास के इलाके को खाली कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रोजनी का गैस स्टेशन धू धू कर जल उठा। तो यूक्रेन को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हां, यूक्रेन ने जो प्लानिंग की थी उसे नाकामयाब कर दिया है रूस ने। हुआ क्या है, आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलों का पैमाना कितना बड़ा था। 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं रूस ने। रूसी सेना ने इन ड्रोन्स को नष्ट किया। ड्रोन यूक्रेन के थे। कहां कितने ड्रोन नष्ट किए गए हैं उसकी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ब्रयांस्क में 25 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रीमिया में 17 ड्रोन। इसके अलावा क्रास्नोडार में 11 ड्रोन। स्मोलेंस्क में 10 ड्रोन। टवर, रोस्तोव, कुर्स्क और कलुगा में भी एक एक ड्रोन नष्ट किया गया है। यानी बड़े पैमाने पर एक साथ इन हमलों को करने की प्लानिंग थी। रूस को बड़ा जख्म देने की प्लानिंग थी, लेकिन यूक्रेन की यह प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और अब ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे साफ है कि यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। एक खास तरह के ड्रोन से रूस पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना रुकी नहीं। कुर्स्क से लेकर डोनेत्स्क तक यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका की बड़ी लापरवाही से यूक्रेन जंग में पिछड़ गया।
वक्त आ गया है जब कभी भी यूक्रेन का सरेंडर हो सकता है। पुतिन का ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास दो ही विकल्प बचेंगे, या तो भाग जाएं या फिर घुटनों के बल आकर यूक्रेन का आत्मसमर्पण कराएं। अगर ज़ेलेंस्की ने हिमाकत दिखाई तो यूक्रेन का खात्मा तय है, क्योंकि पुतिन की सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर करीब करीब कब्जा जमा लिया है। अब सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि साल की शुरुआत में फ्रंट फुट पर युद्ध लड़ने वाला यूक्रेन अचानक से बैकफुट पर कैसे आ गया। यूक्रेन को नेटो देशों से भी मदद मिल रही है, जिसके दम पर वो रूस पर भी ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके युद्ध में यूक्रेन पिछड़ने लगा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी लापरवाही है, जिसने यूक्रेन को बढ़त बनाने के बावजूद पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूक्रेन की धरती पर रूस की बढ़त के पीछे बाइडेन की लापरवाही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2023 के आखिर में $60 बिलियन का पैकेज लटक गया। अमेरिकी संसद से सैन्य मदद के लिए पैकेज को अप्रूवल नहीं मिला, जिसके बाद 5 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पाए। पांच महीने के बाद 1 जनवरी 2023 को अमेरिकी संसद में यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने के पैकेज का अप्रूवल मिला। इस बीच रूस को यूक्रेन में और तबाही मचाने के लिए 5 महीने का वक्त मिल गया है। फिलहाल इस दौरान उसने पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया है। खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा के 50% से ज्यादा हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। अब पुतिन के सैनिक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक सैनिक पहुंच गए हैं, वहां से यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं। यानी वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इसका सीधा मतलब है कि अब युद्ध ज्यादा दिन का नहीं बचा है, लेकिन पुतिन कीव सरेंडर के बाद अगले टारगेट पर काम करने लगे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को भी समझ आ चुकी है कि यूक्रेन को अगर मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा लंबे समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने से भी मदद मिलने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। ये तब था जब बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए तैयार थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार आएगी तो इसका भरोसा नहीं है कि यूक्रेन को उसी रफ्तार से सैन्य सहायता मिलती रहे। हालांकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में वो रूस का दबदबा नहीं चाहते, इसलिए यूक्रेन से युद्ध में रूस को उलझाए रखना चाहते हैं। अब यूक्रेन को ड्रोन की खेप भेजकर रूस में तबाही का मंसूबा पाला है, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में जबरदस्त हमले किए। खासतौर से एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, साथ ही ट्रांसपोर्ट रूट पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे सैनिकों तक हथियार और रसद नहीं पहुंच पाए। सिर्फ रेल डिपो पर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने कई और ठिकानों पर हमले के लिए गुरिल्ला ड्रोन की पूरी बटालियन भेजी थी, जिसने कई शहरों में हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यह उसी का वीडियो है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें रेल डिपो के पास यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए दिखाया है।
लेकिन कैसे हवा में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा कई और जगहों पर भी रूस को नुकसान पहुंचाया है। रोस्तोव में ड्रोन स्ट्राइक, इसके अलावा डोनेस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए गए। यहां तक कि क्रीमिया पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए। साथ ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर सी ड्रोन से अटैक किए गए। यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है कि किसी भी तरह से रूस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचने वाले हैं। वो लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो सके। दरअसल ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से सैन्य मदद मिलनी बंद हो सकती है। हो सकता है युद्ध विराम का माहौल बन जाए। इसलिए यूक्रेन रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ने की कोशिश में है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन वापस ली जा सके। इसके लिए यूक्रेन को नेटो से हथियार मिल रहे हैं, जबकि नेटो देशों ने ड्रोन तकनीक दी है, जिससे यूक्रेन हल्के और मारक ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। उन्हीं ड्रोन से पिछले 24 घंटे में रूस पर कई हमले किए गए। इसके अलावा नेटो देश ट्रंप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अमेरिका हथियार देता रहे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद का आधे से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से ही मिलता रहा है। अगर ट्रंप ने मदद रोकी तो यूक्रेन का खात्मा तय है। नेटो को डर है, अगर यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो पुतिन फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक करके रूस के पास पड़ने वाले नेटो के सदस्य देशों पर हमला करेंगे। ऐसे में रूस को रोकने के लिए फिलहाल सिर्फ एक ही रास्ता है कि यूक्रेन से युद्ध लंबा खींचा जाए, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, रूस का रुख भी काफी आक्रामक नजर आ रहा है। रूस की नाटो को बड़ी वार्निंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। रूस पर किसी भी तरह के हमले का महाविनाशक अंजाम होगा, ये सर्गेई लावरोव सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। रूस पर नई मिसाइल से हमलों का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है। अमेरिका नाटो के खिलाफ रूस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका नाटो को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा गया उनकी तरफ से कि ऑर्शनिक मिसाइल ने रूस की युद्ध क्षमता को और बढ़ाया है। ईस्ट की ओर नाटो की विस्तार नीति की वजह से यूक्रेन संकट पैदा हुआ, यह भी रूस कह रहा है। तो रूस के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन को भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यही वजह है कि यूक्रेन पर कब्जे की जंग को और तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से लगातार बरस रही है आग। कभी जमीन पर गिरती है रूस की इस्कंदर मिसाइल, कभी कामिकाज़े ड्रोन से हो रहा धमाका। यूक्रेन के सैनिक किसी तरह फ्रंट लाइन पर डटे हैं, लेकिन बारूद की कमी के चलते आर्टिलरी खामोश है। यूक्रेन के सैनिक सीमा पर मौजूद चौकियों को छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के भीतर कई किलोमीटर तक अब यूक्रेनी फौज नजर नहीं आती।
यूक्रेन की तय होती हार का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन में गिरते तापमान के साथ ही बढ़ती जा रही है हार की दहशत। क्योंकि अंतर सिर्फ हमलों की संख्या का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फर्क ताकत और हथियारों का भी है। यूक्रेन के लिए अब युद्ध में बने रहना आसान नहीं है। यूक्रेन के पास सिर्फ 50 अटैक एमएस मिसाइल बची हैं, तो दूसरी तरफ रूस के पास 1400 मिसाइलें हैं। अब जरा सोचिए, यूक्रेन रूस के सामने कब तक टिक सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी अटैक एमएस का बहुत बड़ा स्टॉक डोनेस्क में खत्म कर लिया। इसके बाद बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में इस मिसाइल से हमले की छूट दी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका से यूक्रेन को 500 अटैक एमएस मिसाइल मिली थी, लेकिन रूस में यूक्रेन ने सिर्फ 31 मिसाइलों से हमला किया। रूस की सीमा के भीतर सिर्फ 14 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई। अब बाकी की 50 मिसाइलों से क्या यूक्रेन अपनी हार टाल सकेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन ने अगला रक्षा बजट पास कर दिया है। इसमें प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया और ताइवान के लिए भारी रकम का ऐलान है, लेकिन यूक्रेन को अहमियत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की जानकारी के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। यूक्रेन के पास जितनी अटैक एमएस है, उतनी यानी रूस के पास 50 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें हैं, 500 अनिक्स और 350 कैलिबर मिसाइलों का स्टॉक है। रूस के पास 103 स्कैंडर मिसाइलें हैं। रूस के पास मिसाइलों का जितना बड़ा स्टॉक है, उससे यूक्रेन का संपूर्ण दहन हो सकता है। दूसरी तरफ इन मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज है। रूस एक महीने में ही 40 से 50 स्कैंडर मिसाइलें बना लेता है। हर महीने रूस में ऐसी 50 कैलिबर मिसाइलें तैयार होती हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन के लिए हथियारों का रास्ता बंद हो रहा है, तो दूसरी तरफ रूस बेहद तेजी से हथियार बना रहा है। अगले 30 दिनों में यूक्रेन की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आप पिछले 24 घंटे और 7 दिनों में हुए हमलों से लगा सकते हैं। यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है, क्योंकि रूस पहले ट्रंप की पहल पर युद्ध विराम के पक्ष में था, लेकिन ट्रंप के 2 आइडिया को रूस ने पूरी तरह से नकार दिया है। ट्रंप का पहला आइडिया था कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। दूसरा आइडिया था कि यूरोप की शांति सेना यूक्रेन में तैनात की जाएगी। लेकिन रूस का मकसद कुछ और है और उसमें ट्रंप का आइडिया कहीं फिट नहीं बैठता। रूस कभी अपनी सीमा के करीब यूरोपीय देशों की सेना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप ने भले ही युद्ध रुकवाने का भरोसा दिया, लेकिन तरीका नहीं बताया है। अब तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों की मौजूदा सीमा सलामत रहेगी, दोनों देशों की सेना सीमा से दूर हो जाएगी, यूरोप की शांति सेना सीमा पर तैनात की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पुतिन डोनबास और लुहांस्क का क्षेत्र बनाने के मिशन पर कायम है।
कई इलाकों में पुतिन बफर जोन भी बनाना चाहते हैं। इसलिए रूस सीज फायर तभी करेगा जब यूक्रेन का नक्शा भी बदला जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर ले। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है, रूस अमेरिका की सरकार से डील नहीं करेगा। रूस यूक्रेन को लेकर सख्त नियम बनवाना चाहता है। रूस उन तमाम मुद्दों का हल चाहता है जिसकी वजह से जंग हुई। अब पूरी दुनिया जानती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन की नेटो सेना रूस की सीमा तक पहुंचने वाली थी। काला सागर में भी अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला था। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ट्रंप भी अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के पक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और रूस के पास संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए अब देश की खबरों की तरफ लौटते हैं। यूपी के संभल में बनाई जा रही पुलिस चौकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक दावा किया है। संभल मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया है। स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा यहां हो रहा है। संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार जिम्मेदार है, ये कहा है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। और इस पूरे मुद्दे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर जो पोस्ट की है वो अब हम आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से देखिए ये पोस्ट की गई है, लिखा गया है, जैसा कि रिकॉर्ड बताते हैं संभल की जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण पर रोक है। केंद्र और राज्य सरकार संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने संभल के मुद्दे को लेकर। और यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कागजात भी साझा किए गए हैं। जमीन वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद की है, ये ओवैसी ने कहा है। ये देखिए वो दस्तावेज भी उनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए। यूपी सरकार को कानून से कोई मतलब नहीं रह गया है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आइए आपको सीधे यूपी के संभल लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर। अभिजीत, अब संभल में जो पुलिस चौकी बन रही है काफी विशालकाय पुलिस चौकी है। तस्वीरें तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े थाने का निर्माण हो रहा हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अब सवाल उठाया कि वक्फ की जमीन पर यह निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के एरिया में निर्माण चल रहा है और इतनी तेज़ी से चल रहा है। उसकी सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हाँ। इधर तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो लगातार यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। लगातार सामान यहाँ पर आ रहा है और निर्माण कितनी तेज़ी से हो रहा है। कल ये दीवारें छोटी हुआ करती थी, आज आप देख सकते हैं कि ऊपर तक पहुँच गए हैं। पिलर्स यहाँ पर ढलाई शुरू हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ शुरू हो गया है इस पर एक विवाद कि ये क्या वक्फ की ज़मीन पर बनाई जा रही है। हमने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की, उनका कहना है कि अगर वक्फ की ज़मीन पर ये चौकी का निर्माण हो रहा है तो अभी तक कोई वक्फ की तरफ से उनके पास ये क्लेम लेकर नहीं आया कि ये ज़मीन उनकी है और यहाँ पर ये निर्माण कार्य गलत तरीके से हो रहा है। यहाँ पर आपको देखेंगे कि तमाम लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो कि लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि चौकी का निर्माण किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए हो रहा है और ये ज़रूरी काम था और यहाँ पर अगर निर्माण हो रहा है तो इसका कोई विरोध यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर हैं। लगातार यहाँ पर जो ये चौकी का निर्माण चल रहा है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उधर ओवैसी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो ये वक्फ की ज़मीन पर चौकी का निर्माण हो रहा है, ऊपर से ये प्राचीन मस्जिद है जो प्रोटेक्टेड एक स्ट्रक्चर है, उसके सामने इस तरह के निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। आप लोग कैसे देखते हैं इसको, कितना जायज़ है? देखिए, सुरक्षा के मानक तय करता है और सरकार की जो मंशा है कि सब सुरक्षित रहे, तो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार अपनी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर चौकी का निर्माण कर रही है।
मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए। ये तो अच्छा कार्य है। यहाँ से चलिए, सुरक्षा मिलेगी, शुक्रिया सबको अभिजीत सुरक्षा आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और फर्जी वोटर की तलाश पार्ट 2। जी हां, फर्जी वोटर्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनावों से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो फर्जी वोटर हैं, जो फर्जी इनका कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है कोई। जी हां, दिल्ली में चुनाव बेहद करीब हैं और इस बीच दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। फर्जी वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाभारत छिड़ी हुई है। आखिर दिल्ली में फर्जी वोटर का सच है क्या? क्या सही में दिल्ली में फर्जी वोटर्स हैं? फर्जी वोटर का सच जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने एक खास सीरीज शुरू की है। इस खास सीरीज में टीवी 9 के संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली की अलग अलग कॉलोनीज में जाकर फर्जी वोटर्स की पड़ताल कर रहे हैं। फर्जी वोटर्स की तलाश पार्ट 1 में टीवी 9 ने मोती नगर जाकर पड़ताल की थी। मोती नगर में टीवी 9 को काफी फर्जी वोटर मिले। अब हम आपको पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं इस सीरीज का। हमने तुगलकाबाद इलाके में इस पड़ताल को अंजाम दिया। यहां भी बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है हमारी तफ्तीश में। क्या क्या मिला है, आइए आपको बताते हैं। टीवी 9 पर दिल्ली में फर्जी वोटर पार्ट 2 ये सीरीज। दिल्ली के तुगलकाबाद में हमने बड़ी पड़ताल की। तेखंड गांव में मावी मोहल्ले से अब आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। टीवी 9 की पड़ताल में 60 फर्जी वोटर्स मिले। एक घर में 60 फर्जी वोटर्स। देखिए टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन की ये पड़ताल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाता एक बड़ा मुद्दा बन गया है और राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी मुसीबत इसकी वजह से होने लगी है। इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये तेखंड गांव है और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है उसका मकान नंबर 2A है। उनके मालिक हैं स्वर्गीय रीचाराम मावी और उनके सुपुत्र हैं राजेंद्र मावी। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपके घर में कितने वोटर हैं और कितने फर्जी वोटर्स बने हैं आपके घर पे, जो जानकारी आपको मिली? हमारे यहाँ पर हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। कैसे जानकारी मिली आपको कि ये वोटर्स आपके घर के नाम पर बनाए गए? ये BLO आए थे यहाँ पर, उन्होंने सबको चेक किया सारे बिल्डिंग के अंदर, जहाँ भी इधर जो है उनको कोई नहीं मिला। ये फिर वो हमारे यहाँ नोटिस लगा गए हैं जिन लोगों की वोट फर्जी बनी हुई है उनके। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये नोटिस लगे हुए हैं। ये BLO ने नोटिस लगाए हैं इन लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं? हाँ, ये BLO ने नोटिस लगाए हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। देखिए यहाँ पर BLO कब आए थे? यहाँ पे BLO आए थे कोई 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले आए थे और यहाँ पे आपसे पूछताछ की उन्होंने कि आपके घर में 60 वोट कैसे हो गए हैं। तो आपने बताया कि हमारे यहाँ 7 ही वोटर हैं, 60 नहीं है। तो फिर उन्होंने इन लोगों के नाम की पर्ची यहाँ पे पर्ची लगा दी इन लोगों की जो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, देखिए ये पर्ची में ये तमाम नाम जो है वो आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस मकान के नंबर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये उमर हुसैन का नाम है, नीचे अजमेरी बेगम का नाम है, ये एजाज़ अंसारी हैं, ये कमरुद्दीन अहमद हैं, ये शकील खान हैं और भी नाम है। यहाँ पे बिस्मिल्लाह अंसारी का नाम है, कुर्बान अली का नाम है। कुछ नाम यहाँ पर फट गए हैं जो पर्ची। और ऊपर देखिए तो ये अत्ताउल्ला अलीलुल्लाह मियाँ इनका नाम है जो यहाँ पर नहीं रहते हैं और ये बेबी जबी इनका नाम है। मतलब ये इस तरह के नाम है। और भी इसके अलावा कुछ स्टिकर्स लगाए गए हैं आसपास में। हाँ, और भी लगाते घूम रहे थे पूरे गांव के अंदर जो वोटर नहीं मिल रहे थे। ये वो लोग हैं जो फर्जी वोटर हैं, जो इनका कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है कोई। कभी आपने देखा उन लोगों से? हमने कभी नहीं देखा उनको। तो ये लोग चुनाव में आते हैं, वोट देके आते हैं, वोट देके जाते हैं। 93 नंबर बूथ पर आप देखना कितनी लाइन रहती है। सब ये जो है फर्जी वोट डलते हैं वहाँ पर जो है।
तो ये तमाम लोग वोट के दिन आते हैं, वोट देकर चले जाते हैं और बाकी आप लोगों ने कभी इनको देखा नहीं पाया? हमने कभी नहीं देखा इनको। और दिल्ली के तुगलकाबाद में TV9 की एक और पड़ताल अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक घर में 40 से ज्यादा फर्जी वोटर मिले, एक पते पर 40 से ज्यादा नाम, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। तुगलकाबाद में TV9 की एक और पड़ताल, एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 5 साल में 3 चुनाव होते हैं। निगम का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। और उन तीनों चुनावों में इस तरह के जो फर्जी वोटर हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिस पते की जानकारी वो चुनाव अधिकारी को देते हैं वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, उस पते पर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये तमाम लोग इन चुनावों में आकर वोट देते हैं। एक और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी यहीं आसपास में रहते हैं, आपके घर पे भी फर्जी वोटर? मेरा एड्रेस 1G है और मेरा नाम अभिषेक मावी है और मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई है। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी है। सारी फर्जी वोट है। अगर BLO आज सर्वे करने आती है तो मैं उन्हें सब दिखाता हूँ और वोटर लिस्ट साथ में लेकर आए, BLO साथ आए और मैं उन्हें दिखाता हूँ, एक एक सारी उनकी वोट दिखाता हूँ कि मेरे एड्रेस पे जितनी है वो कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे। एक एक रूम चेक करे, एक एक पर आदि चेक करे, वो कोई नहीं मिलेगा उन्हें वो वोटर लिस्ट वाला। वो उन्होंने चेक किया, उनको वो कोई नाम नहीं मिला जिनका नाम वोटर ID कार्ड में मौजूद? वो कोई भी नहीं है, जो जिनकी वोट बनी है वो कोई भी नहीं है रूम में। वो कोई यहाँ पे कोई बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत की है कि कोई कार्रवाई हो इन लोगों के नाम आपके घर के फर्जी पते पे? तो मैं कहता हूँ BLO है और उनकी वोट कर रिकनेक्ट कर दिया है, काटी जाए वोट। वो यहाँ रहते नहीं है, वो सब लोग हरियाणा में रहते हैं। कोई हरियाणा, कोई UP, कोई कहीं रहता है, नोएडा, कोई हरियाणा, कोई सब अलग रहते हैं। यहाँ की कोई नहीं है। वोट डालने उस दिन आते हैं, ये सिर्फ वोट डालने आते हैं, बाकी उन्हें किसी ने यहाँ पे नहीं देखा? ना यहाँ से पूछते हैं, ना पर्ची लेते हैं, सीधा वोटर बूथ संख्या पे आते हैं, वहाँ से पर्ची लेते हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं कि अपने एड्रेस वहाँ से आते हैं, वहाँ वोट डाल के जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं रहते हैं और गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को, चुनाव अधिकारियों को उन्होंने गलत पते देकर अपने वोटर ID कार्ड बनवाए हैं और उसी वोटर ID कार्ड के आधार पर वो चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल चुनाव प्रक्रिया पर भी खड़ा होता है कि आखिर बिना वेरिफिकेशन किए, बिना वेरीफाई किए ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।